This is a figure of adhesive capsulitis of shoulder versus normal shoulder. हेलो, मैं हूं डॉक्टर मानसी और आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर को हम पेरीअर्थराइटिस ऑफ शोल्डर और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो पेरीअर्थराइटिस शोल्डर या फ्रोजन शोल्डर केसेस किन लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं? 50% केसेस होते हैं पेरीअर्थराइटिस के, वो डायबिटीज़ के इन्फ्लुएंस से होती हैं। सेकेंडरी, ये मेन और वुमेन के कंपैरिजन में वुमेन में ज़्यादा पाई जाती है। ये 40 to 60 एज वालों में ज़्यादा पाई जाती है पेरीअर्थराइटिस ऑफ शोल्डर या फ्रोजन शोल्डर के केसेस। अब आप जैसे कि जानते हैं कि इसका नाम है पेरीअर्थराइटिस ऑफ शोल्डर, तो बट ऑब्वियस है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो शोल्डर जॉइंट में करेगा। तो शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट कौन से होते हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। तो इस फ्रोजन शोल्डर में जो भी इशू होगा वो शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द ही होगा। ओके, सो व्हाट इज़ फ्रोजन शोल्डर? ओके, तो फ्रोजन शोल्डर इज करेक्टराइज्ड बाई पेन, स्टीफनेस, और इसका जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, इसकी स्टीफनेस बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और ये धीरे धीरे टाइम से वर्स होता जाएगा। इसके अलावा जो है वो 2 से 3 सालों में ये खुद रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन उन पीरियड ऑफ टाइम में इसमें काफ़ी पेन, जकड़न होगा, ओवरहेड एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है। तो हम बात करेंगे ये फ्लो चार्ट में। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्लो चार्ट एक मेंशन हो रहा है। तो सबसे पहले होता है इन्फ्लामेशन, जॉइंट, शोल्डर जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा? फाइब्रोसिस हो जाएगी वहाँ पे। तो फाइब्रोसिस जो हमारे शोल्डर जॉइंट कैप्सूल हैं वो उसके सराउंडिंग में जो भी टिश्यू हैं उसमें स्कार हो जाएगी। उसकी वजह से जो भी हमारे शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के बाद क्या हो जाएगा? हमें जो भी मूवमेंट करेंगे वो पेनफुल होगा और वहाँ पे हमें स्टिफनेस फील होगा। तो लास्ट में हम इन सारे प्रोसेस के बाद हम लास्ट में जो आता है फाइनल रिजल्ट उसे हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। ओके, अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर एंड पेरीअर्थराइटिस शोल्डर। ओके, तो इसके कारण क्या है? फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है? बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन अचानक से दर्द हुआ, जकड़न हो गया, तो ये क्यों होता है? मैं बताती हूँ। ये होता है फ्रैक्चर ऑफ शोल्डर की वजह से। इफ़ यू हैव डायबिटीज़ केस वालों को फ्रोजन शोल्डर होना बहुत ही कॉमनली चीज़ है। थायराइड होना या किसी तरह की शोल्डर इंजरी होना, इन केसेस को फ्रोजन शोल्डर होना बहुत ही कॉमनली चीज़ है। और एक होता है इडियोपैथिक, मतलब हो सकता है, हमें इसका प्रमाण नहीं है कि कैसे हो गया, इसलिए इसका नाम है इडियोपैथिक। ठीक है, तो अब इसके रीजंस पता चल गए आपको। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो इसमें आपका पेन होगा। ठीक है, पेन धीरे धीरे होगा, पहले थोड़ा होगा और वो टाइम से वो वर्स होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, कि धीरे धीरे जो भी शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट होंगे वो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होंगे। एक ही बार ऐसा नहीं होगा कि आपका शोल्डर मूव नहीं करेगा। ठीक है, पहले एक मूवमेंट होगा, इंटरनल रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करेगा, फिर एक्सटर्नल रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो धीरे धीरे सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होते जाएंगे। तो ये हुए कॉज एंड सिम्टम। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर की। तो 3 स्टेजेस होते हैं इसके, फ्रीजिंग और पेनफुल, सेकेंड होता है फ्रोजन शोल्डर एंड थर्ड होता है थ्रॉनिंग शोल्डर। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज होते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो पेन इन शोल्डर, स्टिफनेस होगा, और नाइट में जो इसका पेन है वो और ज़्यादा वर्स हो जाएगा, और 2 to 9 मंथ इसका लाइफ स्पैन होगा, ये फर्स्ट स्टेज का। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेज में आते हैं कि सेकेंड स्टेज का सिम्टम्स क्या है। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि पेन कम रहेगा। ठीक है, और जो एक्सटर्नल रोटेशन का मूवमेंट है उसमें रिस्ट्रिक्शन आएगा, और ये 4 से 12 महीने तक ही रहेगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेज, थ्रॉनिंग स्टेज में क्या होता है?
अब थर्ड स्टेज में ये होता है कि जो ग्रेजुअली क्या होता है कि जो भी रेंज ऑफ मोशन या जो भी हाथ के मोशन रिस्ट्रिक्टेड हुए हैं वो वापस आने लगेंगे। पेन कभी कभी रहेगा और ये लगभग 1 से 2 साल में ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसके 3 स्टेजेस। अब हम बात करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशन की कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फ्रोजन शोल्डर हुआ है। ठीक है, तो हम एक्सरे, MRI, इन सब से तो हमें पता चलेगा ही, साथ में हमें पता चलेगा हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ से कि हम हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, कॉम नहीं कर पा रहे हैं, पीछे हाथ नहीं ले जा पा रहे हैं, कुछ हाथ घुमा के अगर पीछे करना हो तो हमसे नहीं हो पा रहा है। डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में अगर हमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, ओवरहेड में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, रात को सोने में शोल्डर जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो ये सारा भी सिम्टम्स से हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ हमें फ्रोजन शोल्डर हुआ है। और हमें इन सारे सिम्टम्स के द्वारा हम कोई भी डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं फ्रोजन शोल्डर के केस में। ठीक है, बात करेंगे रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर में फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि आपका जो पेन है वो हम कम करेंगे। दूसरा कि जो भी आपका मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है, उसे हम वापस लाएंगे। तीसरा है कि हम आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और चौथा है कि आपका मोबिलिटी हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, तो हम एक्सरसाइज से करेंगे। और एक्सरसाइज क्या है, पेंडुलम स्ट्रेच, आर्म सर्कल, टॉवेल स्ट्रेच हो गया। सो इन एक्सरसाइजेस के हेल्प से हम फ्रोजन शोल्डर से आपको नियात प्राप्त करवा देंगे। इसके अलावा मैं इसके जो एक्सरसाइजेस के वीडियो हैं वो शॉर्ट्स में लगा दूंगी, आप देख लेना आप अच्छे से, क्योंकि फिगर में काफ़ी आपको अगर कन्फ्यूजन होगा कैसे करें ना करें, तो मैं इसके शॉर्ट्स लगा दूंगी, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।